हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम थर्ड ईयर बीकॉम का बीआरएफ दैट इज बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेमेस्टर 6 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग हम समझेंगे पहले। What is negotiable instrument? तो negotiable instrument is nothing but transferable by mere delivery। मतलब आप सिंपल डिलीवरी करके किसी चीज की किसी को दे सकते हो, वो चीज उसके नाम कर सकते हो, उसे बोलते हैं ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी। इसमें भी अलग अलग कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग वो रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं या तो फिर एकदम इजीली ट्रांसफरेबल होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। राइट, सो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अगर हम दो हिस्सों में बांट दें, निगोशिएबल एंड इंस्ट्रूमेंट, तो व्हाट इज निगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी, एंड व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट अ रिटन डॉक्यूमेंट। यहाँ पर वो बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग है अ रिटन डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग अ राइट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन। रिटन डॉक्यूमेंट मतलब किसी का नाम अगर उस पर लिखते हो तो उस पर्सन के ऊपर उस पर्सन को आप राइट दे लो, ठीक है, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन। तो यही है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग। सो नाउ अभी हम पर्टिकुलर डेफिनेशन के हिसाब से अगर बात करें तो द सेक्शन 13 राइट 13 of negotiable instrument act states that a negotiable instrument means a promissory note, bills of exchange or check payable either to the order or to the bearer। टू द ऑर्डर और टू द बियरर क्या है वो मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पर एकदम इजी डेफिनेशन है। दैट इज सेक्शन 13, एक 13 सेक्शन है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, और वो क्या बताता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस व्हाट, नथिंग, यानी कि सिर्फ कुछ और नहीं, बस एक प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक है। इतना इजी है ये डेफिनेशन, आप दो तीन बार रीड करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। तो व्हाट इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट फर्स्ट, then bills of exchange or check payable either to order or to bearer। So let's see now that what is order or bearer। Okay, so हमने पिछली स्लाइड में ना कंडीशंस देखी थी कि व्हाट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो हमने देखा था कि वो नथिंग बट अ चेक है या तो फिर प्रॉमिसरी नोट है या तो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर। तब ये ऑर्डर और बियरर क्या है? तो इफ इट इज पेबल टू ऑर्डर यानी कि पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन और हिज ऑर्डर। ठीक है, जब हम क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बच्चों के एग्जाम्पल्स लिए थे, जैसे कि अगर मैं कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे किसी का नाम लिख रही हूँ तो वो पर्सन को वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, उसके नाम पे होगा। या तो फिर वो अगर किसी और का नाम लिखता है तो वो एंडोर्समेंट हो जाती है। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर के हिसाब से? पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन यानी कि जिसका नाम उस पर लिखा है वो, या तो फिर हिज ऑर्डर मतलब अगर वो किसी और के नाम पे करे तो। सो व्हाट इज पेबल टू ऑर्डर? मतलब पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन और हिज ऑर्डर। ठीक है, और अगर बेयरर, तो बेयरर में क्या होता है? पेबल टू एनी पर्सन हुसोएवर बेयर्स इट। जिसके हाथ में है, उसके हाथ, जिसके भी हाथ में है ना उसके नाम पे हो जाएगा। अभी आप चेक लिखते हो और उस पे किसी का नाम नहीं लिखते और आप ऐसे ही ट्रांसफर कर देते हो, तो फिर कोई भी बैंक में जाके वो चेक प्रेजेंट करके पैसे निकलवा सकता है। तो वो क्या है? एग्जाम्पल ऑफ अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट, मतलब पेबल टू एनी पर्सन हुसोएवर बेयर्स इट। समझ में आया इतना? तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो पहला है इजी निगोशिएबिलिटी और फ्री ट्रांसफरेबिलिटी। मतलब कि जब आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप बनाते हो तो वो इजीली निगोशिएबल होता है, फ्री और फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। तो उसमें फॉर्मेलिटी नहीं होती। तो नो फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मतलब आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी के नाम पे किया, उसके नाम पे हो जाता है, वो जाके चेक प्रेजेंट करेगा फॉर एग्जांपल और निकलवा देगा पैसे, और कोई झंझट मारी नहीं होती है। तो बहुत ही इजी वे रहता है कि आप इजीली पैसे निकलवा सकते हैं और लिक्विडिटी ज्यादा रहती है इंस्ट्रूमेंट्स की। तो इसी के हिसाब से पहला है इजी निगोशिएबिलिटी और फ्री ट्रांसफरेबिलिटी। फिर नेक्स्ट क्या है? टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। सी इस पे तो है ना, मैंने क्लास में बहुत ही अच्छे से पूरा एक लेक्चर का टाइम मैंने निकाल के
होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या रहता है, उसके 5 कंडीशंस क्या रहते हैं, वो सब बताया था। बट यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि जब आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखते हो तो उसकी मेच्योरिटी डेट आने तक वो इंस्ट्रूमेंट जिन जिन लोगों के हाथ में जाता है बीच बीच में, मतलब ट्रांसफर्स होते हैं, तो वो जो बीच के लोग हैं वो होल्डर इन ड्यू कोर्स रहते हैं टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। सो ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी ना वो होल्डर बन जाएगा, ही विल नॉट एनी मोर रिमेन होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो उनके राइट्स मैंने बताए थे और कौन सी पार्टीज लायबल होती है उनके लिए वो भी बताया था, राइट। सो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी डिफेक्ट ऑफ टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर टू एनी प्रायर पार्टी। मतलब उस अगर है ना जो अपना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई डिफेक्ट है ना, तो उसमें होल्डर इन ड्यू कोर्स का कोई फॉल्ट नहीं होगा, कोई फॉल्ट नहीं होगा। क्यों? तो क्योंकि उसमें एक कंडीशन ये भी है कि वो इन गुड फेथ वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले रहा है, कंसिडरेशन के लिए ले रहा है। उस बेचारे को पता भी नहीं है कि उसमें कोई फ्रॉड हो सकता है या कुछ गलती हो सकती है, ये चीजें उसको पता नहीं रहती है, इसीलिए वो फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट रहता है, मतलब उसको लायबल हम लोग फ्यूचर में नहीं ठहराएंगे, ये चीज है। फिर थर्ड क्या है, राइट टू फाइल द सूट। The transferee of negotiable instrument can file a suit in his own name for recovering the amount। तो अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में अगर आपका फॉर एग्जांपल चेक बाउंस हो रहा है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज के दिन जब वो मैच्योर हो रहा है और आपको पैसे नहीं मिल रहे, या प्रोमिसरी नोट में भी सेम डेट के दिन आपको पैसे पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप जो भी जिसको पैसा मिलने वाला था यानी कि ट्रांसफरी, वो उसके वो केस भी फाइल कर सकता है ऑन द ट्रांसफर, राइट। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में पार्टीज चेंज होगी, तो कितनी पार्टीज रहती है क्या होता है वो मैंने क्लास में ऑलरेडी बताया था। सो नाउ I don't have time to explain each and every terms and each and everything, but I am trying to cover as many things as possible today. So next characteristic is, so next is notice of transfer, right? Notice of transfer मतलब आप, it is not necessary for transfer of negotiable instrument to give any notice of transfer, right? किसी को कुछ आप negotiable instrument जब लिखोगे ना, आप ट्रांसफर करोगे ना, तो अलग अलग पार्टीज को वो ट्रांसफर होता जाएगा, तो उसकी नोटिस देने की जरूरत नहीं है, यही चीज बताए। तो ऑफ द ट्रांसफरर टू द पार्टी लायबल टू पे ऑन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब नेसेसरी नहीं है कि आप ट्रांसफर की नोटिस दो टू द पार्टी लायबल टू पे फॉर ऑन द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मतलब पार्टी ए ने अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया है, फिर उसने आगे पास ऑन किया है, राइट। तो अलग अलग पार्टीज के थ्रू वो जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पास होता है, लास्ट में मेच्योरिटी के दिन जिसके भी पास होगा उसको पेमेंट मिल जाएगी, मतलब जिसके भी नाम पे होगा उसको पेमेंट मिल जाएगी। उसके लिए अलग से उसको नोटिस नहीं देनी पड़ेगी टू द फर्स्ट पार्टी कि मुझे ट्रांसफर हुआ है ये इंस्ट्रूमेंट, राइट। इट्स as simple as it is, okay। Then number of transfers, the negotiable instrument can be transferred any number of times till the date of maturity। मतलब जब तक मेच्योरिटी डेट आ रही है ना, आप कितनी भी बार किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड अगेन, राइट। हमने अलग अलग टाइप के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आगे भी देखे हैं, उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं कहीं पर कुछ कंडीशंस लगा के। तो वही चीज है कि बहुत सारे टाइप्स है, बट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कि आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ना एनी नंबर ऑफ टाइम्स ना आप ट्रांसफर कर सकते हो टिल द मेच्योरिटी डेट अराइव्स, इतना याद रखो, ठीक है अभी के लिए। फिर सिक्स इज प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब देखो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हाईली लिक्विड होते हैं, ये तो हमको पता ही है, और हमें इजीली पेमेंट भी मिल जाता है, और हम उसको एंडोर्स करके भी हमें पेमेंट मिल जाता है। मतलब जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है आपके पास, ठीक है, तो यू हैव अ प्रूफ, राइट, किसी ने आपको लिख के दिया है और एक्सेप्ट किया है किसी ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो आपके हाथ में है, तो यू हैव दैट प्रूफ कि भाई इसके पैसे मुझे मिलेंगे। तो वो आप किसी और को देके, मतलब किसी और को ट्रांसफर करके एंडोर्स करके आप अभी कैश ले सकते हो। तो ये क्या है, प्रॉम्प्ट पेमेंट। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको मैच्योरिटी डेट पे ही पेमेंट मिलेगा, वो तो आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको उसके पहले भी अगर पैसे चाहिए हो तो आप एंडोर्समेंट करके पैसे ले सकते हो। तो यही एक बेनिफिट रहता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, चेक हो, प्रोमिसरी नोट हो, इट इज काइंड ऑफ एविडेंस दैट यू विल रिसीव मनी इन फ्यूचर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एविडेंस यू कैन take out the cash from any other party
today, right? So this is prompt payment, 6 characteristics. Then 7th is presumptions, and next slide we'll see what is presumptions. So first presumption क्या है? Consideration, right? अभी every negotiable instrument was made, drawn, accepted, endorsed or transferred for consideration. मतलब अब बिना consideration के कोई negotiable instrument बनाओगे नहीं, right? या तो आपको किसी को पैसा देना है या किसी के पास से पैसा लेना है, या मतलब some tradable activity or transaction is there, and for that purpose you are making negotiable instruments, that is consideration is involved. Then date, right? Every negotiable instrument bearing a date was made or drawn on such date. मतलब डेट तो रहती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, यही चीज है कि एक डेट मेंशन रहती है. देन नेक्स्ट इज टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस. तो एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज, ये केस बिल ऑफ एक्सचेंज का है, बिकॉज एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम. तो रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट करना पड़ेगा. मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आज बनाया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉ किया है, ड्रॉअर ने और ड्रॉई ने एक्सेप्ट करने में साल भर का लगा दिया, वैसा नहीं होता है. रीजनेबल टाइम रहता है, उस टाइम में ही एक्सेप्टेंस करना चाहिए. So every bill of exchange was accepted within a reasonable time and after its क्या बोलते हैं, आफ्टर इट्स डेट एंड बिफोर इट्स मेच्योरिटी. यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप बनाओगे, उसमें आप डेट ऑफ मेच्योरिटी लिखोगे, तो ऑब्वियसली उसके पहले ही एक्सेप्ट होगा ना वो बिल. तो वही है कि टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या है, दैट एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज वाज एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड आफ्टर इट्स डेट एंड बिफोर इट्स मेच्योरिटी. देन टाइम ऑफ ट्रांसफर. So every transfer of a negotiable instrument was made before its maturity. Maturity के बाद ट्रांसफर करने का कोई फायदा ही नहीं रहता. ये चीजें ना मैंने क्लास में इन डिटेल में बताई थी. Now I'm just reading out points and highlighting what is important. Okay. Then order of endorsement. The endorsements appearing upon a negotiable instrument were made in order in which they appear on. मतलब अगर पहला नाम है तो उसको पहले एंडोर्समेंट, दूसरा, तीसरा, उसी ऑर्डर में एंडोर्समेंट्स हुई. स्टैंपिंग है, फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, देन प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट. तो ये सारे सब कुछ मैं एकदम डिटेल में क्लास में समझाया है. और ये है क्या है, प्रिजम्पशंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज 7th कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ओके, सो नाउ इट इज प्रॉमिसरी नोट. ये तो प्रॉमिसरी नोट की खासियत क्या है, इसका आप डेफिनेशन याद करोगे ना, तो उस डेफिनेशन के साथ में आपके एसेंशियल्स भी याद हो जाएंगे. So it is very important for you to by heart the definition of promissory note, bills of exchange and check, because इन तीनों के definitions के साथ ही साथ ना आपके essentials भी हो जाएंगे. So do this without any fear. इनका definition by heart करो, इसमें जो wordings है ना वही आपको नीचे essentials में मिलेंगे. तो let's start. Section number 4 है इसका, ठीक है. तो a promissory note is an instrument in writing. क्या है, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट. बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं है. पहली बात, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं है. कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. तो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग क्या है, ये जब नीचे आपको एसेंशियल्स में समझाऊंगी तब बता दूंगी. साइंड बाय द मेकर, जो बना रहा है वो साइन कर रहा है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन. मतलब साइन किया है, उसमें से सर्टेन सम ऑफ मनी है, वो पे मनी ही है, दूसरा कुछ नहीं, ओनली मनी पे करेंगे किसको, किसी पर्सन को या उसके ऑर्डर को, टू और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. अभी ऑर्डर क्या है, बेयरर क्या है, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया है, ठीक है. सो व्हाट इज अ प्रॉमिसरी नोट, अगेन वील रीड. A promissory note is an instrument in writing, not being a bank note or a currency note, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. So first is must be in writing. Essential क्या है, first must be in writing. मतलब promissory note written होना चाहिए. Orally आप कुछ भी promise करोगे, बोलोगे that I promise to pay ₹500 टू बी, ऐसा कुछ भी आप बोल दोगे ना, तो ओरली बोलने का कोई फायदा नहीं है. इट्स नॉट एविडेंट, यू नो. तो एविडेंस के लिए ना आपको राइटिंग में ही होना चाहिए प्रॉमिसरी नोट, और उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट रहता है या कुछ कंडीशंस है, तो वो हमने पहले डिस्कस किए थे क्लास में इलस्ट्रेशंस के हेल्प से, ठीक है.
सो नेक्स्ट इज प्रॉमिस और अंडरटेकिंग टू पे। देखो पहला तो इधर क्या था कि मस्ट बी इन राइटिंग, तो इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग आ गया, राइट। नेक्स्ट इज प्रॉमिस और अंडरटेकिंग टू पे, राइट। तो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग क्या है, तो इट इज नथिंग बट देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, मतलब एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए। इसमें एग्जांपल में हमने क्या बोला था, ए वाला इलस्ट्रेशन लिया था, दैट इज आई प्रॉमिस टू पे बी, मतलब और ऑर्डर ₹500, मतलब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बी को या उसके ऑर्डर को, मतलब वो किसी और का नाम लिखेगा उस पे तो वो एंडोर्समेंट हो जाएगी, उसको बोलेंगे ऑर्डर, यानी कि उसका ऑर्डर ₹500, मतलब मैं उसको 500 दूंगा या वो जिसको भी देना चाहे उसको 500 मिलेंगे ऑन द पर्टिकुलर डेट जो वहां पे मेंशन रहती है, राइट। ये हमने क्लास में देखा था। नेक्स्ट इज प्रॉमिस मस्ट बी अनकंडीशनल, तो उसमें कंडीशंस वाले उसमें भी हमने क्या किया था, इलस्ट्रेशंस की हेल्प से सीखा था। प्रॉमिस मस्ट बी अनकंडीशनल मतलब आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू मी, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो सी वाला इलस्ट्रेशन में आपको दिख रहा होगा पॉइंट टेक्स्ट बुक का, तो उसमें क्या बोला है कि ₹500 तो मैं पे करूंगा और बाकी का सब जो भी सम है, तो इट इज वेग ना, आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता ही नहीं चल पाएगा। और नेक्स्ट क्या है कि अगर ₹500 पे करेगा शादी के 7 दिन बाद, ऐसा वाला एग्जाम्पल है एक, आपको याद आ रहा हो तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, तो वो कंडीशन नहीं रहेगी। प्रॉमिस मस्ट बी अनकंडीशनल, अनकंडीशनल मतलब ऐसी टाइप की वेग कंडीशंस जो कभी फुलफिल हो भी ना भी हो, ऐसी कंडीशंस प्रोमिसरी नोट में नहीं आएगी। तो अभी 3 एसेंशियल्स हमने क्या पढ़े, इट मस्ट बी इन राइटिंग, प्रॉमिस और अंडरटेकिंग टू पे, then promise must be unconditional. Okay, now let's move on to the next point, that is signed by a maker. Okay, fourth one is signed by a maker, मतलब जो promissory note बना रहा है, जो promise कर रहा है, उसकी साइन भी उस पे होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज फिफ्थ, मेकर मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन, मतलब एक्चुअल में कोई इंसान होना चाहिए, ऐसे किसी फेक नाम या हम बोलते हैं ना फेक आईडी, वैसे नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल में एग्जिस्टिंग पर्सन होना चाहिए और सर्टेन पर्सन होना चाहिए। अमाउंट पेबल मस्ट बी सर्टेन, तो एक एग्जैक्ट अमाउंट उस पे मेंशन्ड होना चाहिए। तो हमने इसमें वो अभी जस्ट एग्जांपल लिया ना कि 500 एंड ऑल अदर सम्स, तो ऐसे में पता क्या चलेगा कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट है, वैसा नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट मेंशन्ड होना चाहिए, वो फिगर एंड वर्ड्स दोनों में रहता है, राइट। देन प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, सिर्फ मनी ही होगा, वो क्या बोलता है, मैंने बोला था ना लेक्चर में, गाड़ी बंगला मकान वगैरह वो सब नहीं आएगा, ठीक है। देन पे मस्ट बी सर्टन, जिसको पे कर रहे हैं वो पे होता है, तो वो भी एक सर्टन होना चाहिए, मतलब इंसान होना चाहिए, ठीक है। तो बैंक नोट और करेंसी नोट इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट। फिर अदर फॉर्मेलिटीज में क्या, फॉर्मेलिटीज लाइक नंबर, डेट, प्लेस, कंसिडरेशन एक्सेट्रा आर यूजुअली फाउंड इन एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो ही कि उसमें क्या क्या आएगा, वो चीजें जो मैंने आपको क्लास में बताई थी। फिर स्टैम्प है, ROI, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो प्रोमिसरी नोट के केस में रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में बी मेंशन्ड इन अ प्रोमिसरी नोट एंड इन सच केस द इंटरेस्ट मस्ट बी पेड एट अ स्पेसिफाइड रेट फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर प्रोमिसरी नोट का पेमेंट हमें नहीं मिलता है या तो इंटरेस्ट, या तो फिर उसके ऊपर और भी, मतलब विद द प्रिंसिपल अमाउंट कितना इंटरेस्ट होगा वो चीज, ठीक है। कैन नॉट बी पेबल टू द बेरर, सी हमने डेफिनेशन में देखा था कि पेबल टू बेरर भी बता रहा था, पर अभी यहाँ पे कैन नॉट बी पेबल टू बेरर क्यों लिखा है, क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जो ये पेबल टू द बेरर वाला कंडीशन होगा ना, वो सिर्फ आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ, अरे सेंट्रल बैंक नहीं, आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट तक ही रहेगा, बाकी सब ये बेयरर वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं निकाल पाएंगे, मतलब ओनली आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक और इशू अ प्रोमिसरी नोट पेबल टू अ बेयरर, कि बाकी सब जैसे हम और आप, हमारे जैसे आम इंसान बेयरर इंस्ट्रूमेंट नहीं निकाल सकते प्रोमिसरी नोट के हिसाब से, राइट। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है वो देखते हैं। तो इसका भी एग्जैक्टली सेम थिंग है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अगर आपने डेफिनेशन कर लिया तो आपको इसके एसेंशियल्स भी याद हो जाएगी। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, सेक्शन नंबर 5 के अकॉर्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, अगेन वही सेम चीज,
कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, वहां पे अंडरटेकिंग था, यहाँ पर ऑर्डर है। थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंसेस है डेफिनेशन में, वो याद कर लेना, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में गलत लिख के ना आओ। An instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person। ये यहाँ पे डिफरेंस भी आपको दिख रहा है ना कि मेकर साइन करता है डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे, ठीक है, जो बना रहा है वो पेमेंट नहीं करता, ठीक है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हाँ, बेयरर के लिए, जो आरबीआई ने लगाया था, लास्ट पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया वो। तो इसमें पार्टीज कितनी होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? 3 पार्टीज रहती है, ठीक है। तो फर्स्ट इज ड्रॉअर, ड्रॉई और पे, और वो सब जो पूरा स्टोरी के हिसाब से मैंने क्लास में बताया था विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स, जो इसने क्लास अटेंड की होगी उसको पता होगा, ठीक है। तो अभी आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट इज ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। लेट्स मूव ऑन टू द एसेंशियल्स। So now what is a check? A check is a bill of exchange. तो चेक क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो फिर अलग क्या है यार? तो अलग चीज क्या है? तो चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर मतलब चेक के केस में जो ड्रॉई होगा वो हमेशा एक स्पेसिफाइड बैंकर ही होगा। तो चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। मतलब जब भी आप चेक को जाके प्रेजेंट करोगे तभी आपको वो पैसे मिलेंगे। तो नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड एट इट इंक्लूड्स ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ट्रंकेटेड चेक मतलब क्या? जब आप कलेक्टिंग बैंक के पास जाओगे और आपको वो चेक का जो फिजिकल फॉर्म है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो आपको टर्मिनेट करना है, तो आप बैंक के पास जा रहे हो तो बैंक उसका इमेज निकालेंगे और उसको इलेक्ट्रॉनिफाई कर देंगे और फिर उसका फिजिकल फॉर्म टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक चेक बन जाएगा। एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक चेक ही है जो क्या बोलते हैं, कंटेन्स द एग्जैक्ट पेपर इमेज ऑफ अ, मतलब पेपर इमेज नहीं, इमेज ऑफ अ पेपर चेक। जो पेपर फॉर्म में आपका जो चेक रहता है उसका ही इलेक्ट्रॉनिक इमेज रहता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट व्हाट इज अ चेक? चेक इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज विद 2 एडिशनल फीचर्स। तो मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ और 2 एडिशनल फीचर्स जोड़ दो, जैसे ऑलवेज ड्रॉन ऑन बैंक एंड ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। तो क्या बन जाएगा? चेक, जिसका सेक्शन क्या है? 6। चलो तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? डिस्टिंग्विश बिटवीन चेक एंड अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्टिंक्शन बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या फर्क है? तो बिल्स ऑफ, अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ा होगा, आपको समझा होगा ना, तो आपको डिस्टिंक्शन मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, आपको ऑलरेडी समझ चुका है, ठीक है। तो व्हाट इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फर्स्ट पॉइंट, चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्टिंक्शन का पार्टीज है, ड्रॉन ऑन एनी पर्सन इंक्लूडिंग बैंकर। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है, आप किसी भी पर्सन को की तरफ आप ड्रॉ कर सकते हो और बैंकर भी आ सकता है उसमें, राइट। तो मतलब चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब आप बना रहे हो और उस पर आप किसी पर्सन का नाम लिख रहे हो और उस पर्सन को आप एक्सेप्ट करने दे रहे हो, तो वो जो पर्सन है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करेगा और पेमेंट के लिए हाँ या ना बोलेगा, राइट। एक्सेप्ट करेगा तो हाँ, नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा तो ना, मतलब वो पैसे नहीं देने वाला, ठीक है। तो वो जो पार्टी होगी वो कोई इंसान भी हो सकता है या बैंकर भी हो सकता है। इट मींस ड्रॉन ऑन एनी पर्सन इंक्लूडिंग बैंकर, ठीक है। देन चेक के केस में क्या हो सकता है? सिर्फ बैंकर, ऑलवेज ड्रॉन ऑन बैंकर। आपके पास जो बैंक में अकाउंट है उसका जो आपको चेकबुक मिला है और आप किसी और पर्सन का उस पर नाम लिख रहे हो, यानी कि किसी और पर्सन को पैसे दे रहे हो, तो वो पैसे किसके थ्रू जाएंगे? बैंक के थ्रू। बैंक पैसे भरेगा, राइट। पैसे बैंक में आपका जो अकाउंट है उसमें है, राइट। तो पैसे कौन भर रहा है? बैंक भर रही है। आप अगर क्लास में थे तो वो चीज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ओके। फिर नेक्स्ट है बेयरर ऑन डिमांड। तो पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड इज एब्सोल्युटली वॉइड एंड इलीगल, ठीक है। यहाँ पे आपको मेच्योरिटी डेट जो होती है तभी पैसे मिलते हैं उसी दिन में, या तो फिर 3 ग्रेस डेज के हिसाब से। आप जब भी जाओ तभी आपको पैसे मिलेगा, ऐसा होता है? नहीं रहता। तो यहाँ पर ये चीज क्या हो जाती है? वॉइड एंड इलीगल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर परफेक्टली वैलिड हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई।
द रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई। वही मैंने ऊपर जो बताया कि आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के किसी पर्सन को दोगे टू एक्सेप्ट, तो वो एक्सेप्टेंस यहाँ पर रहेगी, लेकिन चेक में उसकी जरूरत है क्या? नहीं। वहां पर आपको बैंक ने खुद ही चेक बुक दी है ताकि आप ट्रांजैक्शंस कर पाओ, तो फिर वहां पर एक्सेप्टेंस का कोई सवाल ही नहीं है, तो डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई। सो दूसरी क्या है, चलो देखते हैं। So now the fourth distinction point in bill of exchange and check is need of stamp. तो bills of exchange must be properly stamped, लेकिन check does not require any stamp. Then grace days bills of exchange में 3 रहते हैं, यहाँ पर payable on demand है तो grace days की कोई बात ही नहीं होती, ठीक है। Then crossing bills of exchange में crossing नहीं होती, cannot be crossed, and check में crossing रहती है, special general जो हमने क्लास में डिस्कस की थी, राइट। तो checks में भी crossed, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या है। अब है अदर काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्लास में तो हमने बहुत सारा डिस्कस किए थे, पर यहाँ पर हम 4 ही करेंगे। दैट इज बिल्स एंड सेट्स। तो बिल्स एंड सेट्स क्या है? इट इज नथिंग बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये है वो चीज, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है? तो ये ड्रॉन इन पार्ट्स रहता है, एक नहीं उसके 3 पार्ट रहते हैं, जनरली 3 पार्ट्स। होल पार्ट इज इक्वल टू 1 सेट, ठीक है। वो 3 पार्ट मिला दिए तो एक सेट बन जाता है, बिल्स इन सेट, राइट। और एक सेट इज इक्वल टू 1 बिल। तो सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ये मैंने बोला था बिल्स इन सेट हमेशा फॉरेन कंट्रीज वाला जब केस रहता है तभी होता है, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी, राइट। तो इफ वन पार्ट इज रिसीव्ड इट मींस होल बिल इज रिसीव्ड, ये चीज रहता है बिल्स इन सेट्स, और उसमें मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था क्लास में, अभी के लिए इतना काफी। फिर सेकंड है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल क्या रहता है? नॉट सपोर्टेड बाय एनी कंसिडरेशन और ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। मैंने बोला था ना कि जब हम फ्रेंड्स को पैसे देते हैं तो हम उसमें कोई मतलब उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं करते कि वो पैसे के बदले कुछ हमें मिल रहा है, या वहां पे बिजनेस की बात नहीं है। तो वो एक एग्जाम्पल क्या हो गया अकोमोडेशन बिल का, यही चीज है। यहाँ पर हम कंसिडरेशन नहीं रहता है या ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन नहीं रहता है, तो वो अकोमोडेशन बिल है, ठीक है। यानी कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो प्रॉपर एक क्या बोलते हैं प्रिजम्पशन है कि कंसिडरेशन के लिए ही होता है, उसी के खिलाफ जाने वाला ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज अकोमोडेशन बिल। मैंने बोला था ना कि अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से आपको लगेगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स में बैठ नहीं रहा है, बट वो भी एक टाइप का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज अकोमोडेशन बिल। फिर थर्ड इज एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। तो एम्बिगुअस क्या है? इंस्ट्रूमेंट इज सच दैट इट मे बी ट्रीटेड एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अ प्रोमिसरी नोट। मतलब जब आपको पता ना चले कि ये चीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, तो उसको हम लोग एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। मैंने क्लास में ना ये बहुत अच्छे से एग्जांपल देके समझाया था। तो फिर उसकी कुछ कंडीशन भी है जो मैं रीड आउट कर रही हूँ। इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एन इंस्ट्रूमेंट में बी ट्रीटेड एज एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट वेयर इन अ बिल द ड्रॉअर एंड ड्रॉई आर सेम पर्सन। जो ड्रॉ कर रहा है और जो ड्रॉई है, दोनों अगर सेम पर्सन है तब भी कंफ्यूजन होगा कि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है। एंड वेयर द ड्रॉअर इज अ फिक्टिशियस पर्सन और अ पर्सन नॉट हैविंग द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर फोर्थ इज इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। तो इनकोएट इंस्ट्रूमेंट क्या है? इनकोएट इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट इनकम्प्लीट और ब्लैंक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बट प्रॉपरली स्टैम्प्ड एंड साइंड। मतलब क्या? जो इनकोएट इंस्ट्रूमेंट है उस पे जो अमाउंट रहता है वो लिखा हुआ नहीं रहता है, पर उस पे स्टैम्प और साइन रहता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। कभी कभी हम उसे इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, इनकम्प्लीट या ब्लैंक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे कैसे रहता है कि जो डेटर है गिव्स द प्राइमा फेसी अथॉरिटी टू द क्रेडिटर, ठीक है। जिसको पैसे देने हैं यानी कि डेटर, वो क्रेडिटर को एक अथॉरिटी देता है कि वो अपने हिसाब से उस बिल में सॉरी या वो उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अमाउंट लिख सकता है और पैसे निकलवा सकता है, राइट। कुछ भी अमाउंट लिखो और पैसे निकलवा लो। बट अगेन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि वो स्टैम्प रहता है, स्टैम्प पे वैल्यू रहती है और उस वैल्यू से ऊपर वो पैसे निकलवा सकेगा कि नहीं? नहीं। स्टैम्प में जो वैल्यू है उसी वैल्यू तक का पैसा वो निकलवा सकता है। सो दिस इज इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। सो लेट्स मूव ऑन। सी क्लास में ना मैंने आपको कैसे आंसर लिखना है ना उसका फॉर्मेट भी बताया था, फिर कुछ पॉइंट्स भी बताए थे जिसको आप
यूज करके अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो, राइट। वो पॉइंट्स तो मैं यहाँ पे वापस नहीं बताने वाली हूँ, जो क्लास में नहीं आए उन्होंने वो सब चीजें मिस कर दी, बट मैं यहाँ पर आपको वो चीज एक बार रिमाइंड करवा रही हूँ जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनको, कि जैसे मैंने बताया है उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है, तो आपको इजीली अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे वो ये सब्जेक्ट है या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट है, आप इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है उस हिसाब से आप आंसर लिखोगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू for watching this video patiently till bye.